चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया था। वहीं उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक का नाम चंद्रशेखर आजाद है। आपको बता दें कि आजाद ने प्रण लिया था कि वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आजाद रहने के प्रण को निभाया भी। चंद्रशेखर का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया, जो बाद में उनके नाम का पर्याय बन गया। आइए जानते हैं भारत के युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आजाद की जीवनी और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका की सभी जानकारी। चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में ही बीता। अपने बचपन में ही आजाद ने भील बालकों के साथ मिलकर निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड के समय आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं बालक आजाद को अंदर से झकझोर दिया। उस समय ही उन्होंने ये तय कर लिया कि वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और फिर वह महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और वह 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HR से जुड़ गए। बचपन का दृढ़ निश्चय। एक आदिवासी ग्राम भावरा के अधनंगे आदिवासी बालक मिलकर दीपावली की खुशियां मना रहे थे। किसी बालक के पास फुलझड़ियां थीं, किसी के पास पटाखे थे और किसी के पास मेहताब की माचिस। बालक चंद्रशेखर के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वह खड़ा खड़ा अपने साथियों को खुशियां मनाते हुए देख रहा था। जिस बालक के पास मेहताब की माचिस थी, वह उसमें से एक तीली निकालता और उसके छोर को पकड़कर डरते डरते उसे माचिस से रगड़ता, और जब रंगीन रोशनी निकलती तो डरकर उस तीली को जमीन पर फेंक देता था। बालक चंद्रशेखर से ये देखा नहीं गया। वह बोले, तुम डर के मारे एक तीली जलाकर भी अपने हाथ में पकड़े नहीं रह सकते। मैं सारी तीलियां एक साथ जलाकर उन्हें हाथ में पकड़े रह सकता हूं। जिस बालक के पास मेहताब की माचिस थी, उसने वह चंद्रशेखर के हाथ में दे दी और कहा, जो कुछ भी कहा है वह करके दिखाओ, तब जानूं। बालक चंद्रशेखर ने माचिस की सारी तीलियां निकालकर अपने हाथ में ले ली। वे तीलियां उल्टी सीधी रखी हुई थीं, अर्थात कुछ तीलियों का रोगन चंद्रशेखर की हथेली की तरफ भी था। उसने तीलियों की गड्डी माचिस से रगड़ दी। भग करके सारी तीलियां जल उठीं। जिन तीलियों का रोगन चंद्रशेखर की हथेली की ओर था, वे भी जलकर चंद्रशेखर की हथेली को जलाने लगी। असह्य जलन होने पर भी चंद्रशेखर ने तीलियों को उस समय तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी रंगीन रोशनी समाप्त नहीं हो गई। जब उन्होंने तीलियां फेंक दी तो साथियों से बोले, देखो, हथेली जल जाने पर भी मैंने तीलियां नहीं छोड़ी। उनके साथियों ने देखा कि चंद्रशेखर की हथेली काफी जल गई थी और बड़े बड़े फफोले उठाए थे। कुछ लड़के दौड़ते हुए उनकी मां के पास घटना की खबर देने के लिए जा पहुंचे। उनकी मां घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। चंद्रशेखर के पिता पंडित सीताराम तिवारी बाहर के कमरे में थे। उन्होंने बालकों से घटना का ब्यौरा सुना और वे घटनास्थल की ओर लपके। बालक चंद्रशेखर ने अपने पिताजी को आते हुए देखा तो वह जंगल की तरफ भाग गए। सोचा कि पिताजी अब उनकी पिटाई करेंगे। 3 दिन तक वह जंगल में ही रहे। एक दिन खोजती हुई उनकी मां उन्हें घर ले आई। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि तेरे पिताजी तेरे से कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों मिला चंद्रशेखर तिवारी को आजाद का नाम? 1921 में जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उन्होंने उसमें सक्रिय योगदान किया। चंद्रशेखर भी एक दिन धरना देते हुए पकड़े गए। उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट मी खरेघाट के अदालत में पेश किया गया। मी खरेघाट बहुत कड़ी सजाएं देते थे। उन्होंने बालक चंद्रशेखर से उसकी व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में पूछना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेरा घर जेलखाना है। मजिस्ट्रेट मी खरेघाट इन उत्तरों से चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रशेखर को 15 बेंतों की सजा सुना दी। उस समय चंद्रशेखर की उम्र केवल 14 वर्ष की थी।
जल्लाद ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बालक चंद्रशेखर की निर्वसन देह पर बेंतों के प्रहार किए। प्रत्येक बेंत के साथ कुछ खाल उधड़कर बाहर आ जाती थी। पीड़ा सहन कर लेने का अभ्यास चंद्रशेखर को बचपन से ही था। वह हर बेंत के साथ महात्मा गांधी की जय या भारत माता की जय बोलते जाते था। जब पूरे बेंत लगाए जा चुके तो जेल के नियमानुसार जेलर ने उसकी हथेली पर 3 आने पैसे रख दिए। बालक चंद्रशेखर ने वे पैसे जेलर के मुंह पर दे मारे और भागकर जेल के बाहर हो गया। इस पहली अग्नि परीक्षा में सम्मानरहित उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप बालक चंद्रशेखर का बनारस के ज्ञानवापी मोहल्ले में नागरिक अभिनंदन किया गया। अब वह चंद्रशेखर आजाद कहलाने लगा। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। काकोरी कांड। भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। आजाद का मानना था कि यह लूटा हुआ धन भारतीयों का ही है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन हम पर शोषण करके लूटा है। इस कांड को मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस कांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन वीर क्रांतिकारियों को, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे, उन सभी को फांसी की सजा सुनाई। झांसी प्रवास। काकोरी कांड के कई क्रांतिकारियों को फांसी के दंड और कई को लंबे लंबे कारावास की सजाएं मिली। चंद्रशेखर आजाद ने खिसक कर झांसी में अपना अड्डा जमा लिया। झांसी में चंद्रशेखर आजाद को एक क्रांतिकारी साथी मास्टर रुद्रनारायण सिंह का अच्छा संरक्षण मिला। झांसी में ही सदाशिव राव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर और विश्वनाथ वैशपान के रूप में उन्हें अच्छे साथी मिल गए। झांसी की बुंदेलखंड मोटर कंपनी में कुछ दिन उन्होंने मोटर मैकेनिक के रूप में काम किया, मोटर चलाना सीखा और पुलिस अधीक्षक की कार चलाकर उनसे मोटर चलाने का लाइसेंस भी ले आए। बुंदेलखंड मोटर कंपनी के एक ड्राइवर रामानंद ने चंद्रशेखर आजाद के रहने के लिए अपने ही मोहल्ले में एक कोठरी किराए पर दिला दी। सब काम ठीक ठीक चल रहा था, पर कभी कभी कुछ घटनाएं मोहल्ले की शांति भंग कर देती थीं। आजाद की कोठरी के पास रामदयाल नाम का एक अन्य ड्राइवर सपरिवार रहता था। वैसे तो रामदयाल भला आदमी था, पर रात को जब वह शराब पीकर पहुंचता तो बहुत हंगामा करता और अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। उस महिला का रुदन सुनकर मोहल्ले वालों को बहुत ही बुरा लगता था, पर वे किसी के घरेलू मामले में दखल देना उचित नहीं समझते थे। एक दिन सुबह सुबह चंद्रशेखर आजाद कारखाने जाने के लिए अपनी कोठरी से बाहर निकले तो रामदयाल से उनकी भेंट हो गई। रामदयाल ने ही बात छेड़ी। क्यों हरिशंकर जी? आजाद ने अपना नाम हरिशंकर घोषित कर रखा था। आजकल आप बहुत रात जागकर कुछ ठोका पिटी किया करते हैं। आपकी ठुक ठुक से हमारी नींद हराम हो जाती है। वैसे तो आजाद स्थिति को टाल देना चाहते थे, पर रामदयाल ने जिस ढंग से बात कही थी वह उत्तर देने के लिए बहुत अच्छी लगी और आजाद ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। योजक चिन्ह। रामदयाल भाई, मैं तो कल पुरजों की ही ठोका पिटी करता हूँ, पर तुम तो शराब के नशे में अपनी गऊ जैसी पत्नी की ही ठोका पिटी करके मोहल्ले भर की नींद हराम करते रहते हो। यह उत्तर रामदयाल को बहुत ही तीखा लगा। उसे इस बात का बुरा लगा कि कोई उसके घरेलू मामले में क्यों हस्तक्षेप करे। उसका मनुष्यत्व तिरोहित हो गया और पशुत्व ऊपर आ गया। क्रोध से भनभनाता हुआ वह उबल पड़ा। क्यों बे, मेरी पत्नी का तू कौन होता है जो तू उसका इस तरह से पक्ष ले रहा है? मैं उसे मारूंगा और खूब मारूंगा। देखता हूं कौन साला उसे बचाता है। आजाद ने शांत भाव से उसे उत्तर दिया। जब तुमने मुझे साला कहा है तो तुमने ये स्वीकार कर ही लिया है कि मैं तुम्हारी पत्नी का भाई हूं। एक भाई अपनी बहन को पिटते हुए नहीं देख सकता है। अब कभी शराब के नशे में रात को मारा तो ठीक नहीं होगा। रामदयाल को चुनौती असह्य हो गई। वह आपा खोकर चिल्ला उठा। ऐसी की तैसी रात की और नशे की। मैं बिना नशा किए ही उसे दिन के उजाले में सड़क पर लाकर मारता हूं। देखें कौन साला आगे आता है उससे बचाने को। ये कहता हुआ रामदयाल आवेश के साथ अपने मकान में घुसा और अपनी पत्नी की चोटी पकड़कर घसीटता हुआ उसे बाहर ले आया और मारने के लिए हाथ उठाया। वह अपनी पत्नी पर हाथ का प्रहार कर भी नहीं पाया था कि आजाद ने उसका हाथ थाम लिया और झटका देकर उसे अपनी ओर खींचा। इस झटके के कारण उसके हाथ से पत्नी के बाल छूट गए और वह मुक्त हो गई। अब आजाद ने एक भरपूर हाथ उसके गाल पर दे मारा।
रामदयाल के गाल पर इतने जोर का तमाचा पड़ा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर थामकर बैठ गया। इस बीच आसपास के लोग दौड़े और कुछ लोग आजाद को समझाते हुए उसे कोठरी के अंदर ले गए। इस घटना के बाद कुछ दिन तक आजाद और रामदयाल की बोलचाल बंद हो गई, पर आजाद ने स्वयं ही पहल करके उससे अपने संबंध मधुर बना लिए तथा अब उसे जीजाजी कहकर पुकारने लगे। रामदयाल ने अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं पीटा। आजाद की धाक पूरे मोहल्ले में जम गई। इसी से मिलती जुलती एक अन्य घटना भी थोड़े ही अंतराल से हो गई, जिसने पूरे झांसी में आजाद की धाक जमा दी। ओरछा प्रवास। जब झांसी में पुलिस की हलचल बढ़ने लगी तो चंद्रशेखर आजाद ओरछा राज्य में खिसक गए और सातार नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। आजाद के न पकड़े जाने का एक रहस्य ये भी था कि संकट के समय वे शहर छोड़कर गांवों की ओर खिसक जाते थे और स्वयं को सुरक्षित कर लेते थे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। क्रांति सूत्रों को जोड़कर चंद्रशेखर आजाद ने अब एक सुदृढ़ क्रांतिकारी संगठन बना डाला। अब उनकी पार्टी का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना था। उनके साथियों ने उनको ही इस सेना का कमांडर ऑफ चीफ बनाया। अब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी भी उनका साथी था। उत्तर प्रदेश और पंजाब तक इस पार्टी का कार्यक्षेत्र बढ़ गया। जब पंडित का भेष धरकर चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस को दिया। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद तगड़े शरीर का होने के कारण कभी लालाजी, कभी मोटे ताजे पंडित जी और कभी पहलवान का रूप धर लेते थे। पुलिस और सीआईडी उनके पीछे लगी रहती थी। उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों और पुलिस थानों पर तो उनके चित्र वाले पोस्टर चिपके होते थे, जिनमें उन्हें जीवित या मृत पकड़ लाने वाले को कई कई हजार रुपये पुरस्कार में देने की घोषणा की जाती थी। वो हर बार चालाकी से कोई न कोई तिकड़म निकालकर बच जाते। कई बार तो वह जानबूझकर पुलिस से ही पंगा ले लेते थे। एक बार वह लखनऊ में पंडित बने कहीं जा रहे थे। एक चौराहे के पास उन्होंने देखा कि एक सिपाही अपनी पगड़ी को एक तरफ रखकर आराम फरमा रहा है। आजाद को मजाक सूझा तो उन्होंने सिपाही से नजरें बचाकर होशियारी से पगड़ी उठा ली और सीधे थाने पहुंच गए। वहां दरोगा जी को नमस्कार कर उनके सामने मेज पर पगड़ी रखते हुए वह बोले, ये सड़क पर पड़ी थी, इसे जमा कराने आया हूं। देख लो आपके थानों का क्या हाल है। दरोगा जी ने आश्चर्य से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आजाद बोले, गुरुजी, मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपकी पुलिस कितनी लापरवाह है। वह चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी को कैसे पकड़ेगी, और साथ ही मुझे ये भी पता करना था कि यहाँ मेरे हुलिये पर किसी को शक तो नहीं है। दरोगा जी बोले, पंडित जी, अगर शक होता तो आप क्या करते? इस पर आजाद हंसते हुए बोले, अगर आप मुझ पर शक करते तो इस समय मैं 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा होता। इस पर दरोगा जी हंसने लगे और आजाद भी मुस्कुराते हुए बड़े आराम से बाहर चले गए। बाद में जब दरोगा जी को पता चला कि पगड़ी लाने वाले वह पंडित जी ही चंद्रशेखर आजाद थे, तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कमांडर इन चीफ। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखरने लगा। इसके बाद आजाद और दल के अन्य प्रमुख सदस्यों के सामने एक बार फिर से दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत आजाद और दल के अन्य सभी सदस्यों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही और आजाद उनसे बच निकलकर सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों ने एक गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आजाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। इसके साथ ही आजाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। J.P. सॉन्डर्स की हत्या। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया और चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान के पुलिस अधीक्षक J.P. सॉन्डर्स के दफ्तर को चारों ओर से घेर लिया और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई जब दिल्ली असेंबली में फेंका बम। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। तब वर्ष 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के अलीपुर रोड में स्थित ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम फेंक दिया।
इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, लेकिन वह कहीं भागे नहीं बल्कि खुद ही गिरफ्तार हो गए। इसके बाद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अल्फ्रेड पार्क में आखिरी जंग। इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी। इसके बाद दल के लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफी समय तक चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। 27 फरवरी 1931 का वह ऐतिहासिक दिन जब आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आगामी योजना बना रहे थे। जब इस बात की जानकारी अंग्रेजों को गुप्तचरों से मिली तो उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर अचानक से उन पर हमला कर दिया। लेकिन आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने करीबन 20 मिनट तक लड़ते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।